हम पूर्ति का नियम पढ़ चुके हैं। आज हम पूर्ति की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई समझेंगे। चाहे पूर्ति का नियम हो या पूर्ति की लोच हो, दोनों क्या दिखाते हैं? प्राइस और सप्लाई के रिलेशन को दिखाते हैं। पर जो पूर्ति का नियम होता है वो क्या बताता है? वो बताता है कि अगर प्राइस में कोई चेंज होगा तो सप्लाई में किस डायरेक्शन में चेंज होगा ना, कि उसका डायरेक्शन क्या रहेगा सप्लाई में चेंज का। कि वो ये बताता है कि अगर प्राइस में कोई कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो पूर्ति में भी ठीक उसी दिशा में परिवर्तन होगा, उसकी केवल दिशा बताता है। लेकिन जो पूर्ति की लोच होती है वो क्या बताती है? अगर कीमत में कोई परिवर्तन हो रहा है तो पूर्ति में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना परिवर्तन होगा और उसका अनुपात क्या रहेगा। कीमत में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन का अनुपात क्या होगा। तो ये कुछ समझने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा? पूर्ति की लोच को पढ़ना पड़ेगा। आज हम डिटेल में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं। तो पूर्ति की लोच क्या होती है? कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की परिमाणात्मक माप को बताता है। ठीक है, ये क्या होता है? प्राइस में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसके कारण से सप्लाई में जो चेंज हो रहा है उसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है पूर्ति की लोच। ये क्या बताता है? वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष उसकी पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की दर को बताता है। ठीक है, वस्तु की अगर कीमत में कोई परिवर्तन हुआ उसकी तुलना में पूर्ति में किस दर से परिवर्तन हो रहा है, इसको कौन बताती है? पूर्ति की लोच बताती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? हम फॉर्मूला देखते हैं इसका। पूर्ति की लोच का क्या फॉर्मूला होता है? ES इक्वल टू proportionate change in quantity supplied divided by proportionate change in price। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू क्या होता है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो पूर्ति की लोच बराबर होता है पूर्ति मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बट्टे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो पूर्ति की लोच क्या होती है? पूर्ति मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन और कीमत में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उन दोनों का अनुपात होती है। ठीक है, पूर्ति मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन और कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं हम? पूर्ति की लोच। ये 5 प्रकार की होती है पूर्ति की लोच। देखो, अगर किसी वस्तु की कीमत में चेंज होता है तो वस्तु की पूर्ति पर उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु की अगर कीमत में चेंज हो रहा है तो उसकी पूर्ति क्या होती है? कीमत की तुलना में उसमें पूर्ति में कम चेंज होता है। किसी में कीमत में अगर परिवर्तन हो रहा है उसकी तुलना में उस वस्तु की पूर्ति में अधिक चेंज होता है। इस आधार पर हमने क्या कर दिया है? जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसके 5 टाइप्स बनाए हैं। तो पहला क्या होता है इसमें? पहला टाइप होता है पूर्ति की लोच का ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ये होता है इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। पहला है इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। दूसरा है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई या इकाई लोचदार पूर्ति। तीसरा है लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इकाई से कम लोचदार पूर्ति। देखो, पहला इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति है, एक से अधिक लोचदार पूर्ति। ठीक है, इकाई कहने का मतलब एक से, किसी वस्तु की क्या है? पूर्ति की लोच एक से अधिक है तो इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। दूसरा हो गया इकाई लोचदार पूर्ति। तीसरा हो गया इकाई से कम लोचदार पूर्ति। अब चौथा है पूर्णतया लोचदार पूर्ति या परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। पांचवा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, इसका अपोजिट पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। ठीक है, तो हम सबको अभी डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम लेते हैं इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। अब इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति कब किस वस्तु की पूर्ति इकाई से पूर्ति की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है? कब होगी वो? जब किसी वस्तु की अगर
पूर्ति मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है कीमत में परिवर्तन की तुलना में अधिक हो। हाँ, यदि किसी वस्तु की कीमत परिवर्तित हो रही है, उसकी तुलना में पूर्ति अधिक परिवर्तित हो। जो सप्लाई में चेंज हो, वह जो प्राइस है उसके चेंज की तुलना में सप्लाई में अधिक चेंज आए। ठीक है, इसे सिंपल शब्दों में ऐसे समझते हैं कि यदि कीमत में कोई चेंज आ रहा है, उसकी तुलना में सप्लाई में अधिक परिवर्तित हो रही है, सप्लाई में अधिक चेंज आ रहा है, तो उसको कहते हैं हम इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति या ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इसको एक एग्जांपल लेते हैं हम। यदि किसी वस्तु की मात्रा में क्या होता है, वस्तु की कीमत में 20% का परिवर्तन हो रहा है और पूर्ति में, उस वस्तु की पूर्ति में कितने का परिवर्तन हो जा रहा है, 40% का परिवर्तन हो जा रहा है, तो उस वस्तु की क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, ग्रेटर देन 1। उस वस्तु की पूर्ति की लोच क्या होगी, इकाई से अधिक होगी। यदि कीमत परिवर्तन में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी तुलना में पूर्ति में अधिक परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। हमने दो एक्सिस लिया है, एक्स और वाई। एक्स पे हमने क्या दिखाया है, क्वांटिटी सप्लाइड, और वाई पे हमने क्या दिखाया है, प्राइस लेवल दिखाया है। एस एस हमारा क्या है, सप्लाई कर्व है। ये थोड़ा इसकी ढाल क्या है, तिरछी है। यहाँ पर प्रारंभ में हम क्या ले लेते हैं, स्टार्टिंग में क्या है, वस्तु की कीमत ओपी है, तो उस पर सप्लाई क्या हो रही है, ओ क्यू सप्लाई हो रही है। अब क्या हो रहा है कि कीमत बढ़ करके ओ P1 हो जा रही है, कीमत बढ़ जा रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, कीमत OP1 हो रही है तो पूर्ति कितनी हो जा रही है, OQ1 हो जा रही है। कीमत में कितने का चेंज आ रहा है, P1 का चेंज आ रहा है, और जो सप्लाई है उसमें चेंज आ रहा है Q1 का। ये हिस्सा हमारा बड़ा है इसकी तुलना में। इसका मतलब क्या है कि कीमत बढ़ी, लेकिन कीमत उतनी नहीं बढ़ी जितनी सप्लाई बढ़ी है, पूर्ति बढ़ी है। कीमत में तो थोड़ा सा बढ़ी है, उसकी तुलना में सप्लाई अधिक बढ़ी है ना, क्योंकि P1 हमारा क्या है, छोटा है Q1 से। तो इसी को हम देखेंगे कि P1 अगर कि छोटा है Q1 से, तो यहां पर क्या होगा हमारा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ES हमारी क्या होगी, 1 से अधिक होगी। इसीलिए इसे इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति भी कहते हैं। अब इसी को हमें यहाँ पर क्या करना है, डिफाइन करना है। कोई भी अगर हम डायग्राम बनाते हैं उसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे। जो जो हमने किया है उसे रटना नहीं है, जो जो हमने किया है बस उसको लिखना है। ठीक है, जैसे हमने क्या लिखा, SS हमारा पूर्ति वक्र है। जब वस्तु की कीमत कितनी है, OP है, उस समय वस्तु की पूर्ति कितनी है, OQ है। अगर कीमत बढ़ करके OP1 हो जा रही है तो पूर्ति बढ़ करके कितनी हो जा रही है, OQ1 हो जा रही है। ठीक है, कीमत में कितने की वृद्धि हो रही है, P1 की वृद्धि हो रही है, और पूर्ति में कितने की वृद्धि हो रही है, Q1 की वृद्धि हो रही है। और पूर्ति में कीमत की तुलना में अधिक वृद्धि हो रही है, क्योंकि क्या है, Q1 ग्रेटर देन P1। ठीक है, इसलिए क्योंकि क्या है, वस्तु की पूर्ति में हुई वृद्धि वस्तु की कीमत में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो यही चीज हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा टाइप है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इकाई लोचदार पूर्ति। इकाई लोचदार पूर्ति क्या होती है, जब किसी वस्तु की कीमत में अगर कोई परिवर्तन होता है तो ठीक उसी अनुपात में वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकाई लोचदार पूर्ति। जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रहा है, ठीक उसी अनुपात में क्या हो रहा है, पूर्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। तो पूर्ति की लोच क्या होगी, वहां पर इकाई लोचदार होगी।
इसको क्या कहेंगे हम? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, तो इसको एक उदाहरण से लेते हैं। जैसे वस्तु की कीमत में कितने का परिवर्तन हो रहा हो? 20% का, और पूर्ति में भी कितने का परिवर्तन हो जाए? 20% का ही परिवर्तन हो, तो यहाँ पर पूर्ति की लोच क्या होगी? 1 के बराबर होगी। दोनों में एक अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, प्राइस में भी, सप्लाई में भी, कीमत में भी, पूर्ति में भी एक अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी? इक्वल टू 1। अब इसको हम क्या करते हैं? डायग्राम से समझते हैं। दो एक्सिस लिए हमने, एक्स और वाई। एक पे एक्स पे हमने क्या दिखाई? पूर्ति मात्रा, और वाई पे हमने क्या दिखाई? कीमत दिखाई। एस एस यहां पर भी हमारा सप्लाई कर्व है। हमने माना पहले कीमत क्या है? ओपी, प्रारंभिक कीमत ओपी है, और सप्लाई कितनी है? ओक्यू है। अब क्या होता है? कीमत में परिवर्तन हो जाता है, कीमत गिर जाती है। देखो, परिवर्तन कहने का मतलब, कीमत में परिवर्तन कहने का मतलब केवल कीमत बढ़ना ही नहीं होता है, कीमत घटना भी परिवर्तन ही कहलाता है। मतलब जो प्रारंभ में जो कीमत है उसकी तुलना में ऊपर या नीचे जाए कीमत, तो वो कीमत में परिवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया कि कीमत घट करके ओ P1 पर आ जा रही है, कीमत घट जा रही है। तो क्योंकि कीमत और पूर्ति का कैसा रिलेशन होता है? सीधा, कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी। तो पूर्ति भी पहले OQ थी, OQ से घट करके O Q1 पर आ जा रही है। कीमत घट रही है तो पूर्ति भी घट रही है। ठीक है, तो कीमत कितना घट रही है? यहाँ पर डायग्राम में हम देखते हैं कि कीमत हमारा कितना घट रही है? P1 घट रही है। ये हमारा कीमत, ये हमारे कीमत घट रही है P1। तो हमारी पूर्ति भी घट जा रही है QQ1। ठीक है, तो P1 और QQ1 एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसका अर्थ क्या है कि कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, ठीक उसी अनुपात में पूर्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। दोनों हिस्से बराबर है, दोनों बराबर ही गति से घट रहे हुए हैं। तो यहां पर क्या होगी? पूर्ति की लोच क्या होगी? इक्वल टू 1। क्यों होगी? क्योंकि P1 इक्वल टू Q1 या QQ1 इक्वल टू P1। अब इसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे हमारा पूर्ति वक्र है। जब वस्तु की कीमत OP थी तो उसकी पूर्ति क्या थी? OQ थी। ठीक है, अब देखो मैं अपने से कुछ नहीं जोड़ रही हूँ, मैं इसी डायग्राम में जो मैंने किया उसी को लिख दिया यहाँ पर। अब जब वस्तु की कीमत क्या हो जा रही है? घट जा रही है, घट करके OP1 पे आ जा रही है, तो जो उसकी सप्लाई है वो भी डिक्रीज हो रही है। OQ से कहां पे आ जा रही है? वो OQ1 पर आ जा रही है। ठीक है, तो कीमत में कितने की कमी हो रही है? P1 की कमी हो रही है, और सप्लाई में QQ1 की कमी हो रही है, और दोनों कमियां एक दूसरे के बराबर है। जितना तुम्हारा प्राइस डिक्रीज हुआ है, ठीक उसी उसमें हमारी क्या हो रही है? सप्लाई भी डिक्रीज हुई है। QQ1 इक्वल टू PP1। ठीक है, अब वस्तु की पूर्ति में हुई कमी जो है वो वस्तु की कीमत में हुई कमी के बराबर है। यहाँ पर क्या हो गया? अतः यहाँ पर पूर्ति की लोच क्या है? इकाई के बराबर है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? चूंकि ये इकाई के बराबर है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई या इकाई लोचदार पूर्ति। ठीक है, अब दो हमारे क्लियर हो गए, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई और यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अब हम तीसरे में चलते हैं। अब ग्रेटर हो गया, यूनिटरी हो गया, अब हम लेसर देन पे आते हैं ना। लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई या इकाई से कम लोचदार पूर्ति। अभी हमने क्या पढ़ लिया था? इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति पढ़ लिया था, इकाई लोचदार पूर्ति पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इकाई से कम लोचदार पूर्ति। अब किसी वस्तु की पूर्ति क्या होती है? कब होती है इकाई से कम लोचदार पूर्ति? जब क्या होता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन हो रहा है, उसकी तुलना में पूर्ति में कम अनुपातिक परिवर्तन होता है ना। मतलब कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुपात में पूर्ति में कम परिवर्तन हो रहा है ना। दोनों के रेशियो में क्या हो रहा है? पूर्ति कम परिवर्तित हो रही है। तो इसको क्या कहेंगे हम? इकाई से कम लोचदार पूर्ति
जब किसी वस्तु की पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के अनुपात से कम हो तो क्या होगी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्या होगी, लेसर देन 1 होगी। इसको एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो प्राइस है उसमें 20% का चेंज हो रहा है, लेकिन जो सप्लाई है उसमें केवल 10% का ही चेंज हो रहा है। प्राइस में 20% का चेंज हो रहा है और सप्लाई में केवल 10% का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, पूर्ति की लोच इकाई से कम होगी। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, यूनिटरी इलास्टिक सॉरी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई इससे पहले वाली थी, लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इकाई से कम लोचदार पूर्ति इसको कहा जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पूर्ति में क्या हो रहा है, कीमत से कम चेंज हो रहा है, कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी तुलना में पूर्ति में कम परिवर्तन हो रहा है। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं, और डायग्राम सेम ही है, दो एक्सिस हमने बनाए हैं, एक यहाँ पर हमने क्वांटिटी सप्लाइड दिखाया है, वाई एक्सिस में हमने प्राइस दिखा दिया है। अब हम यहाँ पर देखो एक चेंज है, यहाँ पर जो सप्लाई कर्व है वो उसकी ढाल क्या है, उसका स्लोप बिल्कुल खड़ा स्लोप है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका खड़ा स्लोप क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूर्ति की लोच क्या है, इकाई से कम है। अब इसमें हम लेके चलते हैं, स्टार्टिंग में क्या है, प्राइस हमारी ओपी है और उस पे हमारी सप्लाई क्या हो रही है, ओक्यू हो रही है, फर्म ओक्यू क्वांटिटी सप्लाई कर रही है। अब क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है, अब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जा रही है तो भाई फायदा हो रहा है, तो क्या कर देगी फर्म, क्या कर देगी, सप्लाई बढ़ा देगी, तो फर्म सप्लाई बढ़ा करके ओक्यू से बढ़ा करके OQ1 कर दे रही है, सप्लाई बढ़ जा रही है। लेकिन जो पूर्ति है वो कीमत की तुलना में कम बढ़ रही है। देखो कीमत पहले ओपी थी, ओपी से कहां पर आई, OP1 पर आई। ओपी से OP1 पर आ गई, तो कीमत में P1 का चेंज आया है, मतलब कीमत P1 बढ़ी है, लेकिन पूर्ति कितनी बढ़ी है, Q1 कम हिस्सा है, ये हिस्सा हमारा छोटा है P1 की तुलना में। ये हिस्सा हमारा Q1 स्मॉलर है P1 की तुलना में, ये हमारा P1 बड़ा दिख रहा है, हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि ये हिस्सा हमारा बड़ा है। क्यों है बड़ा, क्योंकि कीमत में अधिक परिवर्तन हुआ है और उसकी तुलना में हमारी पूर्ति में कम परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी पूर्ति की जो लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेसर देन 1 होगी, Q1 इज लेसर देन PP1। दिख रहा है ना हमें, Q1 इज लेसर देन PP1। अब हम इसी चीज को यहाँ पर लिख देंगे कि SS हमारा क्या वक्र है, पूर्ति वक्र है, SS ये हमारा पूर्ति वक्र है, सप्लाई कर्व है। जब वस्तु की कीमत क्या है, OP है, तो उस समय उसकी क्या है, सप्लाई कितनी हो रही है, OQ की। अब प्राइस बढ़ जाता है, OP से OP1 पर चला जाता है, तो सप्लाई OQ से बढ़ करके OQ1 पर आ जाती है। प्राइस में कितने की वृद्धि हो रही है, PP1 की, और सप्लाई में कितने की वृद्धि हो रही है, Q1 की। लेकिन Q1 लेसर देन PP1, ये लेसर देन PP1 है क्योंकि पूर्ति कीमत की तुलना में कम बढ़ रही है। ठीक है, तो चूंकि वस्तु की पूर्ति में जो वृद्धि हो रही है वस्तु की कीमत में हुई वृद्धि की तुलना में कम है, तो अतः यहाँ पर क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेसर देन 1 होगी। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम, इकाई से कम लोचदार पूर्ति। अब 3 हो गए, अब हम इसके बाद आ जाते हैं, हमने इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति पढ़ ली, इकाई लोचदार पूर्ति पढ़ ली और इकाई से कम लोचदार पूर्ति पढ़ ली। अब हम आते हैं पूर्णतया लोचदार पूर्ति या परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई।
अब पूर्णतया लोचदार पूर्ति में क्या होता है, जब वस्तु की कीमत में बहुत कम परिवर्तन या परिवर्तन नहीं होने पर पूर्ति में अनंत परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसी वस्तु की पूर्ति क्या कहलाती है? पूर्णतया लोचदार पूर्ति कहलाती है। यहाँ पर पूर्ति की लोच इन्फिनिटिव होती है। ठीक है, मतलब बहुत कम परिवर्तन हो रहा है कीमत में, और या नहीं हो रहा है, नाम मात्र का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पूर्ति मात्रा में अनंत परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, तो बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है पूर्ति में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? पूर्ति की लोच पूर्णतया लोचदार होगी। अब इसको डायग्राम में लेके चलते हैं हम। यहाँ पर हम देखो, हमने जो एक्स एक्सिस पर पूर्ति मात्रा, वाई अक्ष पर हमने कीमत दिखाई है, और हमारा सप्लाई कर्व क्या है? पीएस है। सप्लाई कर्व हमारा क्या है? अब देखो, सप्लाई कर्व ऊपर से नीचे की ओर तिरछा हो गया, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में आ गया। पहले खड़ा था, अब ये पैरेलल में आ गया, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की पूर्ति क्या है? पूर्णतया लोचदार। अब देखते हैं, स्टार्टिंग में कीमत ओपी है, ओपी में कुछ परिवर्तन हो जा रहा है, मान लो कम हो रहा है, बहुत कम परिवर्तन हो जा रहा है, थोड़ी सी कमी हो रही है, और इतनी कम कमी हो रही है जिससे हम नगण्य, जिसे हम लाइन से भी नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन वस्तु की पूर्ति लगातार बढ़ती जा रही है। पहले OQ थी, फिर OQ1 हो गई, फिर क्या हो गई? OQ2। वस्तु की कीमत में बहुत कम या बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ, या नगण्य परिवर्तन हुआ, लेकिन सप्लाई में बहुत अधिक चेंज आ गया, तो यहाँ पर क्या होगी? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? पूर्णतया लोचदार पूर्ति कहेंगे। यहाँ पर हमारा ES क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। अब इसी को हम क्या लिख देंगे कि जब वस्तु की PS हमारा पूर्ति वक्र है, जब वस्तु की कीमत क्या है? हमारी OP है, तो पूर्ति कितनी है? OQ है। अब वस्तु की कीमत में शून्य परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, या बहुत कम परिवर्तन हो रहा है, जिसे हम डायग्राम में भी नहीं दिखा पा रहे हैं, तो पूर्ति OQ से लगातार बढ़ती है, OQ1 हो जाती है, OQ2 होती है, फिर OQ3, OQ4 लगातार बढ़ते जा रही है, तो लगातार अनंत तक बढ़ती हुई जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी? इन्फिनिटिव होगी। ठीक है, अब इसे हम पूर्णतया लोचदार पूर्ति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पूर्ति की लोच क्या होती है? अनंत होती है, पूर्ति अनंत तक बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इसमें क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई या पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति में क्या होता है? वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए और पूर्ति में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता। हाँ? वस्तु की कीमत कितनी भी बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सप्लाई बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, तो ये क्या कहलाती है? पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति कहलाती है। ठीक है, बहुत अधिक परिवर्तन हुआ परंतु पूर्ति में शून्य परिवर्तन हुआ, तो पूर्ति की लोच क्या है? पूर्णतया बेलोचदार है। इसे डायग्राम से समझते हैं। इसमें एक्स एक्सिस में हमने वही सप्लाई दिखाई है, वाई एक्सिस पे हमने क्या दिखाई है? प्राइस दिखाया है, और पहले हमारा सप्लाई कर्व क्या है? SQ है। यहाँ पर हमारा सप्लाई कर्व SQ है। तुम कुछ और नाम भी दे सकते हो, मैंने SQ दिया है, तुम SS भी दे सकते हो उसको, लेकिन जो यहाँ पर नाम दिया जाएगा उसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, अब देखो, जब हम पूर्णतया लोचदार पूर्ति की बात करते थे तो जो हमारा सप्लाई कर्व था वो तिरछा था, इस टाइप से था, लेकिन यहाँ पर क्या है? वाई अक्ष के पैरेलल में है, वहां एक्स अक्ष के पैरेलल था। अब सप्लाई कर्व क्या है? वाई अक्ष के पैरेलल है, SQ। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि प्राइस लेवल क्या है? OP है, OP पर सप्लाई क्या है? OQ है। अब प्राइस बढ़ करके OP1 हो जा रहा है, तो सप्लाई क्या हो जा रही है? OQ ही रह रही है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो जा रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब और बढ़ जा रही है प्राइस, OP2 हो जा रही है, फिर भी सप्लाई क्या है?
OQ है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर इससे और आगे बढ़ेगी OP3 हो जाएगी, तभी भी सप्लाई में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है ये परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पर प्राइस में भले कितना भी चेंज हो जाए, कितनी भी बढ़ जाए, कितनी भी घट जाए, लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता। तो इस को क्या कहेंगे? पूर्णतया बेलोजदार पूर्ति। यहां पर क्या होगी? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, अब इसी को हम लिख लेंगे कि SQ हमारा पूर्ति वक्र है। जब वस्तु की कीमत क्या थी? OP थी, तो उसकी पूर्ति क्या थी? OQ थी। अब कीमत बढ़ करके OP1 हो जा रही है, तो पूर्ति फिर भी OQ रह रही है। और बढ़ रही है, OP2 हो रही है, तभी भी पूर्ति OQ रह रही है। ठीक है, अगर मान लो OP से नीचे गिर जाती है, कम हो जाती है, OP से नीचे हम यहाँ पर मान लो OP4 लिख देते हैं ना, हम OP4 लिख देते हैं, यहाँ पर मान लो OP4 बना देते हैं। एक और मान लो गिर करके यहाँ पर क्या हो जा रही है? OP4, या पर इसको नाम कुछ और दे देते हैं, OP4 हो जा रही है। तो तभी भी क्या हो रहा है? हमारी क्या है? सप्लाई उतनी ही है। कहने का मतलब है कि अगर प्राइस में कितना ही बढ़े या घटे, सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होती है? पूर्ति की लोच शून्य होती है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 होती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पूर्ति या बेलोजदार पूर्ति भी कहते हैं। तो ये हमारे थे पूर्ति की लोच के 5 टाइप। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के 5 टाइप्स हमने आज पढ़े।